ओके, लेट्स स्टार्ट फिजिक्स क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फिजिक्स में कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस थे, उसके बाद में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, उनको कैसे डिफाइन किया जाता है उसके बारे में पढ़ा। वर्क और पोटेंशियल एनर्जी का क्या रिलेशन होता है, और वर्क और काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन होता है। और इसके अलावा हमने एक पढ़ा था कि अगर मान लो आपको पोटेंशियल एनर्जी दे रखी हो तो फोर्स कैसे निकाला जाए। तो उसके लिए हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चंस भी किए थे। और पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर फंक्शन है, जबकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स निकालने के लिए हमें पोटेंशियल एनर्जी का क्या करना पड़ता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो इससे हमें फोर्स की वैल्यू हमारे सामने आती है। और पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है कि जिसके रिलेटिव में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो उसको तो आप वेरिएबल मानोगे, उसके अलावा जो भी दूसरे आपके जो वेरिएबल्स हैं भी चाहे, उनका आप कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे। तो ये ऐसा करने से हम क्या कर सकते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं किसी भी फंक्शन का। अब नेक्स्ट आज जो अपन पढ़ेंगे, आज अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है उसके बारे में लेते हैं कि क्या है वर्क एनर्जी थ्योरम। लेट मी शेयर स्क्रीन विद यू। वर्क एनर्जी थ्योरम आज अपन पढ़ने वाले हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये थ्योरम क्या है, ये प्रमेय क्या है, या फिर कार्य ऊर्जा प्रमेय हिंदी में इसको बोलेंगे, कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो ये थ्योरम क्या होती है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। जैसे हमने एक रिलेशन पहले पता लगाया था कि जो वर्क होता है, वर्क यानी कि W, ये किसके बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आया है, मतलब माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है ना। वर्क क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव के बराबर होता है। या फिर एक रिलेशन हमने ये देखा कि वर्क जो है, वर्क W, ये क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है या नहीं होता। अब देखो, पोटेंशियल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू तो फाइंड करना मुश्किल है, तो इसके लिए इसको भी क्या बोलेंगे कि जो वर्क होता है वो माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है ना। इसको ऐसे बोल सकते हैं, माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। तो पहला पॉइंट तो हमने ये सीखा था कि जो वर्क होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के इक्वल होता है, या फिर वर्क इज इक्वल टू, पहला पॉइंट तो हो गया, वर्क इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क जो है पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आया है उसके नेगेटिव के इक्वल होता है। ठीक है, कार्य कार्य क्या है, जो आपकी स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन हुआ है उसके नेगेटिव के बराबर है। और दूसरी बात, जो वर्क है वो किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज के इक्वल है। दूसरी बात है कि वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो दो बातें हैं, एक तो पहली बात तो हो गई कि वर्क जो है पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आया उसके नेगेटिव के इक्वल है। और दूसरी बात आ गई कि वर्क जो है वो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आया उसके इक्वल है। अब देखो, इन दोनों बातों का कोई रिलेशन बन सकता है क्या, इन दोनों बातों को हम एक साथ नहीं ले सकते। तो देखो, इन दोनों बातों को अगर एक साथ लिया जाए कि जो वर्क है वो नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, वर्क जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है, तो मैं इन दोनों को जब एक साथ लिखना चाहूँ, एक साथ अगर लूँ, तो क्या हो जाएगा, देखो, W इज इक्वल टू, एक तो कहता है माइनस में डेल्टा ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और एक कहता है W इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये दोनों बातें हैं। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या बराबर नहीं कर सकते। तो इक्वेशन 1 और 2 को बराबर जब करते हैं तो डेल्टा ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, या फिर डेल्टा ऑफ काइनेटिक एनर्जी
प्लस डेल्टा ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू जीरो। ये हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आया है प्लस पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आया वो कितना है, उसका जो समेशन है वो कितना है, जीरो है। अब काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आया है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। और जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया है प्लस उसको क्या लिख सकते हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बराबर क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू जीरो हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखो मैं नेगेटिव नेगेटिव को इधर ले आता हूँ, पॉजिटिव पॉजिटिव इधर रखते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो होगा प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल में मैं पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल को जोड़ सकता हूँ, और इसमें ये आ जाएगा माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर क्या हो गया, जीरो हो गया यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल जो है, मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ये किसके इक्वल हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल के बराबर हो जाएगा। ये देखो इस थ्योरम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। यहाँ पे ये कंक्लूजन आ गया। अब देखो जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो समय है, यानी कि जो एडिशन है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा कुछ बन रहा है ना। तो जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो समेशन है, इसको एक नई टाइप की एनर्जी से अपन डिफाइन करते हैं, इसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। यहाँ पे जो नया डेफिनेशन एक क्रिएट होता है मैकेनिकल एनर्जी, इसको बोलते हैं ME से डिनोट किया जा सकता है, मैकेनिकल मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी देखो क्या होती है, ये इसको हिंदी में बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा यानी कि उसकी जो टोटल एनर्जी है किसी भी बॉडी के अंदर, जो उसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की वजह से जो टोटल एनर्जी होती है, उसको उसकी उस बॉडी की क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी बोल सकते हैं। तो होता क्या है कि टोटल टोटल एनर्जी ऑफ ए बॉडी, एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू बॉडी ड्यू टू its kinetic and potential energy is called mechanical energy of a body, energy of a body। तो कोई भी वस्तु जो है, कोई भी बॉडी जो है, उसका जो टोटल काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी होगा, है ना, जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की वजह से वो क्या उसकी कहलाती है, मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। किसी भी वस्तु की उसकी गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा के कारण जो ऊर्जा होती है वह उसकी यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है, कुल यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। या फिर इसकी ऐसी भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, और सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड potential energy is equal to मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी। तो कोई भी बॉडी जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो समेशन है, जो योग है, उसकी गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का जो योग होगा किसी भी वस्तु के लिए, वह उसके मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होगा। आई बात समझ में, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी। या फिर मैं मैकेनिकल एनर्जी को ऐसे लिख सकता हूँ, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इस तरह से मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को परिभाषित किया जाता है, डिफाइन किया जाता है।
अब देखो ये जो आया है यहाँ पे, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो ये फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी है और जो पोटेंशियल एनर्जी है, उन दोनों का क्या है, समेशन है। तो इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ, मैकेनिकल एनर्जी फाइनल क्या बोला जा सकता है। और ये जो आया है, ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल आया है, तो क्या इसको मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल नहीं बोला जा सकता। तो इसका मतलब यहाँ से हमारे पास में जो इम्पोर्टेंट रिलेशन बनेगा, इम्पोर्टेंट रिलेशन क्या बनेगा कि जो मैकेनिकल एनर्जी फाइनल है वो किसके बराबर है, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल के बराबर है। बराबर होती है या नहीं होती है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी फाइनल और इनिशियल क्या है, बराबर चल रही है। यानी भी कोई भी अगर हमारा ऑब्जेक्ट हो, उस ऑब्जेक्ट पर अगर किसी, अब देखो पोटेंशियल एनर्जी तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन कर सकते हैं केवल। तो हमारा जो फाइनल स्टेटमेंट है वर्क एनर्जी थ्योरम का, वो क्या आ जाएगा कि अगर किसी बॉडी पर, अगर हम किसी बॉडी पर कंजर्वेटिव फोर्स के इन्फ्लुएंस में कोई कार्य करते हैं, तो उसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहता है। यानी कि इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी और फाइनल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, बराबर रहेगी, है ना। यदि हम किसी कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव क्या हो गया, संरक्षित बल, यदि हम किसी संरक्षित बल के प्रभाव में किसी निकाय पर कार्य करते हैं, तो उस निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहेगी। मैकेनिकल जो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी है और फाइनल मैकेनिकल एनर्जी है वो बराबर है, यानी कि वो क्या है, कांस्टेंट है। यानी कि मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट हो गई ना। मैकेनिकल एनर्जी में जो चेंज आया, या फिर मैं मैकेनिकल एनर्जी फाइनल माइनस मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल करता हूं, तो ये क्या जीरो नहीं आ जाएगा। यानी कि क्या आ गया, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इज जीरो। चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इज जीरो, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट है। मैकेनिकल एनर्जी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, नियत हो गई। आई बात समझ में। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या हो गई यहाँ पे, कांस्टेंट हो गई। ठीक है। तो ये कब है, इसकी कंडीशन क्या है, ये ध्यान रखना। अगर किसी बॉडी पे कंजर्वेटिव फोर्स के इन्फ्लुएंस में कोई कार्य किया जाता है, अगर किसी बॉडी पर कंजर्वेटिव फोर्स के इन्फ्लुएंस में कोई कार्य किया जाता है, तो उसका कुल जो मैकेनिकल एनर्जी है, टोटल जो यांत्रिक ऊर्जा है, वो कांस्टेंट रहेगा, यानी कि कंजर्व रहेगा। तो ये थ्योरम का जो स्टेटमेंट है, वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेटमेंट, तो वर्क एनर्जी थ्योरम का जो स्टेटमेंट है ये हो जाएगा एनर्जी थ्योरम स्टेटमेंट। ये क्या हो जाएगा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स होना जरूरी है ना, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन करते हैं। तो ये जो आया है ना ये लॉ, इसके लिए कंजर्वेटिव फोर्स का होना जरूरी है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, if any work is performed, any work is performed, then for body its total mechanical energy, its total mechanical energy remain conserved। ठीक है। तो अगर किसी कंजर्वेटिव फोर्स के इन्फ्लुएंस में किसी बॉडी पर अगर वर्क किया जाता है, कार्य किया जाता है, तो उस बॉडी की टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी। हिंदी में लिखोगे इसको कि यदि किसी संरक्षित बल के प्रभाव में किसी निकाय पर कार्य किया जाता है, तो उस निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है या फिर संरक्षित रहती है। तो इसमें तो कुछ और ही है वर्क एनर्जी थ्योरम में। यही है, मतलब ये डेरिवेशन पहले कर चुके हैं अपन, इंटीग्रेशन वाला ना, मैं बता दिया था ना ये। जैसे इसने इंटीग्रेशन करके काइनेटिक एनर्जी के चेंज के इक्वल किया वर्क, ये तो अपन कर चुके हैं ना पहले।
मैंने बता दिया जी भाई, वर्क जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज के इक्वल होता है, ये पहले अपन डेरिवेशन पढ़ लिया। और वर्क जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी में के नेगेटिव के चेंज के इक्वल हो जाएगा। तो उन दोनों को मिला के क्या आएगा, ये आ जाएगा थ्योरम, है ना। या तो फिर वापस अपन अलग अलग इंडिविजुअली डिराइव करें कि भाई काइनेटिक एनर्जी में चेंज जो है वर्क डन के इक्वल है, उसके लिए हमने जो न्यूटन का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन था, पी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, उसको यूज लिया था, है ना। वो इक्वेशन कैसे आई थी, ऐसी तो आई थी, इस रिलेशन से तो आई थी, आई नहीं आई थी, है ना। तो वो इक्वेशन कैसे आती है, वी डी वी अपॉन डी एस वाले फॉर्मूले से तो आती है ना, उससे आती है। तो उसको पूरा फुल ऐसे भी डिराइव कर सकते हो, पर आप सीधा कर सकते हो वर्क जो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है, और वर्क जो है माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। तो दोनों का समेशन क्या हो गया, चेंज का जीरो हो गया, ठीक है। यानी कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो हमेशा क्या रहती है, कंजर्व रहती है। आई बात समझ में, ठीक है। तो इस तरह से इस सवाल को किया जाएगा, मतलब ये थ्योरम जो होती है। अब देखो इस थ्योरम के क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो बहुत ही मजेदार बनते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग बनते हैं, और क्वेश्चन से ही इस थ्योरम का एक्चुअल में जो लर्निंग है वो डेवलप होता है। जैसे मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ, जैसे क्वेश्चन हो गया कोई, एक स्प्रिंग ले लेते हैं, मान लो ये कोई रिजिड एंड है, और यहाँ पे कोई स्प्रिंग ले लेते हैं इस तरह से, ये स्प्रिंग ले लिया, ठीक है। अब ये स्प्रिंग जो है इसको खींचा गया है, यहाँ पे मान लो ये स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग का जो, इस स्प्रिंग पे कोई ब्लॉक लगा हुआ है। सर ये दो स्प्रिंग्स हैं? एक ही स्प्रिंग है, दो का है। सही, बीच में से टूटी भी है ना? चल इसको कंटिन्यूस बना देते हैं। अब तो एक दिख रही है ना, हाँ सर। चलो एक दिख रही है। अब इस पे एक जोड़ देते हैं ब्लॉक, ठीक है। इस ब्लॉक का मास जो है एम वो है मान लो 2 kg। कितना लिया, 2 kg इस ब्लॉक का मास है। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट जो है के, वो दे रखा है मान लो 100 Nm/m, ठीक है। मान लो स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ यहाँ पे होती है, ये जो पॉइंट है, अगर यहाँ पे ये ब्लॉक होता तो ये नेचुरल लेंथ होती, यानी कि एनएल बोल सकते हैं इसको। एनएल का मतलब क्या है, नेचुरल लेंथ, जो स्वाभाविक लंबाई है वो। अब इस स्प्रिंग को खींचा गया है कितना, 2 मीटर डिस्टेंस तक। कितना खींचा गया, इस स्प्रिंग को 2 मीटर डिस्टेंस तक खींचा गया, 2 मीटर तक इसको पुल किया गया इस मास के ब्लॉक को। अब 2 मीटर तक खींचने के बाद में इसको छोड़ दिया, छोड़ने पे ये मास का ब्लॉक क्या इधर नहीं आएगा, इधर आएगा ना। अब जब इधर आएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। इस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी ना। ये जब ब्लॉक इधर आएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, होगी। तो वेलोसिटी जब इंक्रीज होगी तो सवाल ये है कि स्प्रिंग को पहले कितना एक्सटेंशन दिया, 2 मीटर का दिया। अब जब स्प्रिंग में एक्सटेंशन 1 मीटर का होगा, मान लो यहां तक जब ब्लॉक पहुंचेगा, तो उस समय इस मास के ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी, सवाल ये है, ठीक है। तो सवाल क्या है, स्प्रिंग इज एक्सटेंडेड विद 2 मीटर लेंथ, 2 मीटर लेंथ। तो स्प्रिंग को हमने 2 मीटर लेंथ तक एक्सटेंड कर दिया है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के दे रखा है 100 Nm/m, और इस स्प्रिंग को 2 मीटर लेंथ तक हमने एक्सटेंड किया है। व्हेन ब्लॉक इज रिलीज्ड, व्हेन ब्लॉक इज रिलीज्ड, जब ये ब्लॉक रिलीज किया जाएगा, तो व्हेन ब्लॉक इज रिलीज्ड, देन what will be speed of block, तो ब्लॉक का स्पीड क्या होगा, जब स्प्रिंग का एक्सटेंशन कितना है, केवल 1 मीटर है, यानी कि स्प्रिंग जो है अपनी नेचुरल लेंथ से कितना एक्सटेंडेड है, केवल 1 मीटर ही एक्सटेंडेड है। क्योंकि स्प्रिंग का एक्सटेंशन कम होगा, जैसे ब्लॉक छोड़ा तो तेजी से इधर आएगा तो 2 मीटर एक्सटेंड किया था, लेकिन हमें कहाँ पे वैल्यू पता लगानी है वेलोसिटी की, जब उसका 1 मीटर एक्सटेंशन ही रह जाता है। देन व्हाट विल बी स्पीड ऑफ ब्लॉक व्हेन extension
इन स्प्रिंग इज 1 मीटर। तो ब्लॉक का वेग क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, जब ब्लॉक इतना आ चुका है आगे कि स्प्रिंग में जो खिंचाव है, जो एक्सटेंशन है, वो कितना है, 1 मीटर का ही मौजूद है। तो ब्लॉक जब 1 मीटर के एक्सटेंशन पे आ जाएगा तो उस समय स्प्रिंग की, इस ब्लॉक का वेलोसिटी क्या होगा, ये सवाल। तो इस सवाल को सॉल्व करें। यानी कि ब्लॉक देखो कहाँ से कहाँ उठ के आ गया है, यहाँ से यहाँ तक उठ के आ गया, ठीक है ना, यहाँ ऐसे उठ के आ गया है। आई बात समझ में? ब्लॉक अब यहाँ पे आ गया है, थोड़ा छोटा बनाया ताकि डायग्राम पूरा आ जाए। देखो ब्लॉक क्या होगा, ये यहाँ से चलेगा, एक्सटेंड होगा, यहाँ से चल के इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, और ये नेचुरल लेंथ है। लेकिन नेचुरल लेंथ से पहले 1 मीटर पहले यहाँ पे कहीं पे होगा, तो उस समय उसका वेलोसिटी क्या होगा, ये सवाल है। जब ये यहाँ पे आएगा तब तो क्या आ जाएगी, नेचुरल लेंथ आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे जैसे यहाँ से आएगा, ऐसे ऐसे से वाइब्रेट करेगा ब्लॉक, है ना। तो अपन को तो कहाँ पे लेना है कि 2 मीटर एक्सटेंड किया है, फिर वापस यहाँ पे आया है, मान लो तो यहाँ पे 1 थोड़ी मीटर। आया है सर, कहाँ पे? थोड़ा पीछे करो, नहीं सर वैसे पीछे जैसे, यहाँ ऐसे, हाँ यहाँ आना चाहिए ना। हाँ यहाँ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ से ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। मतलब यहाँ से स्प्रिंग लेंथ अगर लेते हैं अपन, जैसे मैंने ये लेंथ कहाँ से ली, यहाँ से ली है ना, तो उस केस में तो ये यहाँ तक आएगा। लेकिन अगर मान लो स्प्रिंग लेंथ यहाँ से लेते हैं अपन, यहाँ से, तो ये यहाँ तक आया है ना, यहाँ से यहाँ तक ले सकते, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, तो चलो यहाँ से यहाँ तक का ही ले लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है, तो उस केस में कितना वेलोसिटी हो जाएगा, यहाँ पे जब पहुँचेगा तो उस समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी इस ब्लॉक की, ये सवाल है। तो देखो इस सवाल को करने के लिए जो ये वर्क एनर्जी थ्योरम अभी हमने सीखी है ना, तो इसको करेंगे, इसको यूज करेंगे। बहुत ही मजेदार तरीके से यूज होती है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल जो होगी, वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल के बराबर होगी। तो इस इक्वेशन का हम बहुत शानदार तरीके से यूज कर सकते हैं। यूज करें इस पोजीशन पे, जब x इज इक्वल टू 2 मीटर पे इसको छोड़ा गया, तो उस समय क्या इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 नहीं है क्या? जब इसको खींचा गया, तो खींच के जब पूरी तरह से 2 मीटर लेंथ तक खींच दिया इसको, तो 2 मीटर लेंथ तक खींचने पर जब एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, तो उस समय उसकी वेलोसिटी 0 है ना। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो क्या होगी, 0 होगी। अब स्प्रिंग के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है ना, स्प्रिंग के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला वो क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। ये हमने डिराइव किया था स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के लिए, या फिर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या होगी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो ये फॉर्मूला हमने स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के लिए डिराइव किया था। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कितना हो गया, हाफ के एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखो इसका यूज कैसे करेंगे, जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू के की वैल्यू कितनी दे रखी है सवाल में, 100 दे रखी है। तो हाफ इंटू 100 इंटू इनिशियल एक्सटेंशन कितना है, 2 मीटर का है ना। ये x क्या होता था, एक्सटेंशन ही तो होता था, x इज व्हाट, ये है एक्सटेंशन, ठीक है। और k क्या होता था, स्प्रिंग कांस्टेंट होता था, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो हमें स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100 न्यूटन पर मीटर नहीं दे रखी क्या, दे रखी है ना। तो उसको यूज करिए, k का वैल्यू यूज कर लिया 100, और x की वैल्यू कितनी 2 हो जाएगी, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिया जाएगा, हाफ इंटू 100 इंटू 2 का स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर यूज कर लिया। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है ये तो निकालनी है, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, हाफ एम कितना है हमारा 2 kg है, इंटू वी स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको, हाफ एम वी स्क्वायर हो गया काइनेटिक एनर्जी फाइनल। मान लो इस पॉइंट पे जब आता है, तो उस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ एम वी स्क्वायर है। अब उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी देखो फाइनल कितनी होगी, वापस वही हाफ की एक्स स्क्वायर लगाएं। इस पोजीशन पे जो एक्स है उसकी वैल्यू कितनी है, 1 मीटर है ना। और इस पोजीशन पे x की वैल्यू कितनी थी, 2 मीटर थी। और इस पोजीशन पे x की वैल्यू कितनी, 1 मीटर है। तो इस पोजीशन पे जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी हो जाएगी, हाफ के
के कितना वापस वही 100 इंटू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है 1 है ना इस पॉइंट पे, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। आई बात समझ में? यहां से जब ब्लॉक यहाँ पे आया तो इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तो कितनी है 0 है, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी है हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है 2 मीटर है, 2 मीटर का एक्सटेंशन है, तो 0 काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स 2 मीटर हो गया, विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी, उस समय हमें वेलोसिटी नहीं पता, वेलोसिटी नहीं पता तो हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगी। हाफ एम, एम हमें पता है 2 दे रखा है, वी नहीं पता, यही निकालना है तो उसको क्या लिख देंगे हाफ एम वी स्क्वायर लिख देंगे काइनेटिक एनर्जी फाइनल को। और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितनी हो जाएगी, वही हाफ के एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की बात चल रही है, तो कितना हो गया हाफ के एक्स स्क्वायर, के 100 हो गया, एक्स कितना इस पॉइंट पे 1 मीटर है या नहीं, 1 मीटर है, तो ये हाफ के एक्स स्क्वायर ले लिया। या फिर हमारा जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाएगा 0 प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा जो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन रूल लगाया तो बन जाएगा ना। तो ये मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन रूल लगा दिया, तो यहां से देखो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 में से 2 गया, कितना बचा वापस 2, तो ये हो जाएगा 200। 200 इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, ही हो जाएगा वी स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 100 में से 2 का डिवाइड किया कितना बच जाएगा 50 बच जाएगा। तो यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, वी स्क्वायर क्या आया 150 आया। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ गई, रूट में 150 आई या नहीं आई। अब रूट में 150 लगभग कितना होता है बताओ, 144 तो होता है 12 और 169 का रूट होता है 13, तो लगभग 12.4 मीटर पर सेकंड लिख लूँ क्या, 12.4 मीटर पर सेकंड नहीं आ जाएगी आंसर, है ना। तो क्या इससे आंसर नहीं आ गया, ये आ गया आंसर आपका x इज इक्वल टू 1 मीटर पर, 1 मीटर पे क्या आ जाएगा वेलोसिटी का वैल्यू आ जाएगा। बताओ आई बात समझ में? ठीक है, तो 12.4 मीटर पर सेकंड होगा वेलोसिटी। अच्छा इसमें ये सवाल पूछता, सेकंड पार्ट मान लो कि जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आ जाएगी तो उस समय इसका वेलोसिटी कितना होगा ब्लॉक का। तो एक और सवाल इसमें कर लेते हैं, इन प्रीवियस क्वेश्चन व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, आप ट्राई करना सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट क्या है, इन प्रीवियस क्वेश्चन, इन प्रीवियस क्वेश्चन what will be velocity of block when spring attain natural length। जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ अटेन कर लेगी तो उस समय क्या होगा वेलोसिटी का वैल्यू। काइनेटिक एनर्जी 0 क्यों लिया इनिशियली, देखो इसका जवाब सवाल पूछा है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 क्यों ली, ये वाला ही तो सवाल है। इसका देखो क्यों, क्या कारण है इसका 0 लेने का, क्योंकि जब इस ब्लॉक को इनिशियली यहाँ पर खींच के हम छोड़ेंगे, तो खींच के छोड़ेंगे तो छोड़ते समय क्या इसके पास कोई वेलोसिटी है क्या। जब हमने 2 मीटर का एक्सटेंशन लिया, 2 मीटर तक इस ब्लॉक को खींचा इस स्प्रिंग से, और खींच के जब छोड़ रहे हैं तो छोड़ते समय, जस्ट उसी समय जब छोड़ा है उसी समय की बात कर रहे हैं, तो उस समय क्या इस ब्लॉक के पास कोई वेलोसिटी होगी, नहीं होगी ना। तो वेलोसिटी 0 है उस समय, तो वेलोसिटी 0 होने के कारण, वेलोसिटी 0 होने के कारण क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। ये जो काइनेटिक एनर्जी लिए है ये 0 हो जाएगी। यही बात समझ में? बताओ देवांशु, कोई डाउट है और क्लियर है ये चीज? जब स्प्रिंग को बहुत खींचा है हमने, खींच के जब छोड़ ही रहे हैं तो उस छोड़ते समय उस पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी क्या, वही तो किया है हमने।
जब छोड़ा ही है तो उस समय वेलोसिटी थोड़ा ना होगी इसके पास। ठीक है, समझ में आया? तो ये हो गया। अब देखो दूसरा पार्ट है कि जब ये नेचुरल लेंथ अटेन कर लेगा, यानी कि ये जो ब्लॉक है यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक, तो उस समय इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा इस ब्लॉक का। अब देखो जब नेचुरल लेंथ अटेन करेगा, तो नेचुरल लेंथ अटेन जब करेगा तो क्या मुझे आप बता सकते हो उस समय स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना होगा? जीरो हो जाएगा ना। ये x बराबर जीरो हो जाएगा एट नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। एट नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग की जो वास्तविक लंबाई है वहां तक जब पहुंचेगा तो स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन है वो कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो x बराबर जीरो हो जाएगा ना। अब वही सेम चीज यूज कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। यही सेम फॉर्मूला यूज करते हैं। अब देखो इस सेम फॉर्मूले में अब वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तो क्या है? जीरो है, क्योंकि इनिशियली तो कोई वेलोसिटी नहीं है। भाई ब्लॉक जस्ट मूव करना शुरू ही कर रहा है तो उस समय तो वेलोसिटी जीरो होगा ना। तो जीरो है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? हाफ के कितना हो गया? 100 इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स कितना है उस समय? 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हाफ के एक्स स्क्वायर। मैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ। इनिशियल पोटेंशियल देती है ना हाफ 100 इंटू 2 का स्क्वायर, यही है। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हमें नहीं पता, तो वो कितनी ले ली हमने? हाफ एम वी स्क्वायर। एम कितना है? 2 हो गया। वी कितना है वो तो हमें नहीं पता, वही तो निकालना है। तो उसको क्या लिख दिया? हाफ एम। मान लो कोई वी वेलोसिटी हो जाती है जब वो नेचुरल लेंथ अटेन करता है, तो हाफ एम इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो हाफ के इनटू डिस्प्लेसमेंट या फिर एक्सटेंशन कितना इस केस में? जीरो है ना। जब नेचुरल लेंथ अटेन कर लेगा तो नेचुरल लेंथ पे जो एक्सटेंशन है वो तो कितना हो गया? जीरो हो जाएगा। तो जीरो हो जाएगा तो ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो, ये दो का स्क्वायर चार, चार में दो का डिवाइड किया, दो, दो इंटू 100 यानी कि हो गया 200। तो 200 इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, यानी कि हो जाएगा वी स्क्वायर के, क्योंकि ये तो पूरा क्या हो गया? जीरो। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रूट में 200 आ जाएगी, है ना। रूट में 200 को अगर सॉल्व करते हैं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, tan रूट 2 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? है ना, क्योंकि 2 इंटू 100 हो जाएगा, 100 का रूट तो 10 बाहर आ गया, तो tan रूट 2 मीटर पर सेकेंड हो गया। या फिर tan इंटू रूट 2 की वैल्यू क्या हो सकती है? 1.414 होती है। तो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ जाएगी? 14.14 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि जब वो नेचुरल लेंथ में आएगा तो इतनी वेलोसिटी वो अटेन कर चुका होगा, इतनी वेलोसिटी वो प्राप्त कर चुका होगा। आई बात समझ में? क्लियर है? सर ठीक आप है। जैसे सर उसका डायग्राम बनाना चाहिए, उस हिसाब से ये क्वेश्चन कैसे होगा? कैसे? सर आप जो ये ट्रांसपेरेंट वाला ब्लॉक लेके जा रहे थे, अब इस वाले क्वेश्चन में ट्रांसपेरेंट वाला ब्लॉक कहाँ तक देख इस जाएगा? वाले क्वेश्चन में जैसे मान लो ये है यहाँ पे इनिशियली हम्म, x बराबर 2 मीटर पर है। अब ये आगे बढ़ना शुरू हुआ, ये हो गया x बराबर 1 मीटर नहीं वाला, सर, आप जैसे बना रहे थे, आप यहाँ तक लेके जा रहे थे ना। यहाँ तक आ गया। तो अब यहाँ पे स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ आ गई। नेचुरल लेंथ में स्प्रिंग में कोई एक्सटेंशन नहीं है, तो हम इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना चाहते हैं। ये तो क्या हो गया? नहीं तो सर आप पिछले क्वेश्चन में यहीं तक लेके जा रहे थे। हाँ, अभी तेरे वाले हिसाब से ले रहे नहीं हैं सर, मैं अपन। आपके वाले हिसाब से पूछ मेरे रहा वाले हिसाब से, मेरे वाले हिसाब से देखिए यहाँ पे आएगा, फिर ये यहाँ पे आएगा, मतलब सेंटर से ले रहे हैं ना अगर ब्लॉक के, है ना। पर इतनी लेंथ को अपन मार्जिनलाइज कर सकते हैं। हूँ। सर सेंटर से कैसे ले सकते हैं? जैसे इसमें सेंटर से ही तो लिया है, इस ब्लॉक के सेंटर से, क्योंकि देखिए यहाँ पे था, मान लो यहाँ से यहाँ तक लिया मैंने, यहाँ से सेंटर मेजर कर रहा हूँ ना ब्लॉक के। तो ये यहाँ से यहाँ तक लाए तो 2 मीटर हो गया, फिर ये यहाँ पे आया तो 1 मीटर हो गया, यहाँ पे आ गया तो वापस 0 मीटर हो गया, है ना। तो इस पोजीशन पे, यहाँ से ये जब इस पोजीशन पे आएगा तो इस समय इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? इतनी हो जाएगी। आई बात समझ में? ठीक है। तो इस तरह से ये सवाल करेंगे। तो यहाँ पे क्या यूज किया हमने? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ ही यूज किया है ना। अब इसके अलावा देखो जो ग्रेविटेशन के क्वेश्चंस जो थे उनको भी मैकेनिकल एनर्जी लॉ से हम कर सकते हैं। मान लो एक बॉल है, इस बॉल को, ये एक बॉल है, इस बॉल को नीचे की ओर हमने ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने का मतलब क्या है? इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, है ना। इसको नीचे की ओर ड्रॉप किया और इसको कितनी हाइट से ड्रॉप किया है उसको भी ले लेते हैं।
मान लो इसको जिस हाइट से ड्रॉप किया गया है वो हाइट ग्राउंड से है, ग्राउंड से कोई 20 मीटर है। कितनी ले ली? 20 मीटर ले ली। और ड्रॉप किया है तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है? 0 है। ड्रॉप्ड का मतलब क्या हो गया? इसको जस्ट छोड़ा है, रिलीज किया है। तो ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी है? 20 मीटर है। ये ग्राउंड हो गया, यहां से ये ग्राउंड है, ग्राउंड से 20 मीटर की हाइट पर है। अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि जब ये बॉल यहां आ जाएगी, जब ये बॉल यहां पे आ जाएगी, मान लो यहां तक आ जाती है ये बॉल, और ये जो हाइट है यहां से यहां तक की ग्राउंड से हाइट हमें दे रखी है, मान लो यहां से यहां तक की हाइट हमें दे रखी है 15 मीटर। ठीक है, ये दे रखी है 15 मीटर। तो ये जब ग्राउंड से 15 मीटर हाइट पे होगी तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी? यानी कि यहाँ पे जब आएगा तो कोई ना कोई वेलोसिटी होगी इसके पास। तो उस वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा? व्हाट विल बी वेलोसिटी एट दैट मोमेंट? यहाँ पे वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा जब इस हाइट पे आ जाएगी 15 मीटर पे? तो ये सवाल है, इस सवाल को करें। अब देखो, ये सवाल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से भी हो सकता है, और जो हमारे हमने जो 1D मोशन की इक्वेशन पढ़ी थी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, वहां से भी हो सकता है। तो हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाएंगे। यहाँ पे मान लो मैं इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी ले लेता हूँ 0, तो इसके रिलेटिव में ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगी? mgh हो जाएगी। जो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है? mgh। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0 है। मान लो h इनिशियल है, mgh इनिशियल, ये तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी 0 है। इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी फिर कोई हो जाएगी mgh फाइनल कोई हो गया, जो कि 15 मीटर दे रखा है, ये h इनिशियल 20 मीटर दे रखा है। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हमें नहीं पता, मान लो वो हमें निकालनी है। ठीक है, उसमें वेलोसिटी हमें निकालना है। तो बस इस सवाल इस पैटर्न से ये सवाल हो जाएगा सीधा। तो वही मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाया, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ये मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ यहाँ पे लगा सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है? 0 है। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी है? mgh, m इंटू जी के वैल्यू ले लिया 10 इंटू एच इनिशियल कितना है हमारा? 20। तो ये mgh हो गया। विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल के लिए हाफ mv² लिख देता हूँ, प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितनी है हमारी? हो जाएगी m इंटू जी इंटू एच कितना है इस केस में? 15 नहीं है क्या? तो ये मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं इस तरह से। तो ये तो हो जाएगा 20 इंटू 10। देखो m से m वैसे कैंसिल हो रहा है, तो m से m कैंसिल कर दूं सभी में। ये 10 इंटू 20 हो जाएगा 200, तो 200 इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ इंटू v² प्लस 10 इंटू 15, ये हो जाएगा 150। ठीक है, 200 में से 150 जाएगा तो कितना बच जाएगा? केवल 50 बच जाएगा। तो 50 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यों जरूरत है? क्योंकि v² इक्वल टू 100 आ गया, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 मीटर पर सेकंड आ गई। v² माइनस u² इक्वल टू 2as लगा लो। बिल्कुल, वो भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, या फिर इसका सेकंड मेथड क्या हो गया? सेकंड मेथड इसका हो गया v² इज इक्वल टू u² प्लस 2s कर सकते हो। इसमें s कितना आ गया? ये डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? ये लगा लोगे तो ये कितना हो गया? 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। तो ये भी कर सकते हो, या फिर सीधा भी कर सकते हो, v बराबर √2gh कर दो ना, है ना। तो रूट में 2 इंटू जी हो गया 10 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। सीधा भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ अप्लाई करके बता रहा हूँ। तो इस तरह से अपन ये सवाल भी यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ यहाँ पे भी लगता है। तो अभी आज की क्लास